Varun, can I use earphone or shall I like? You can use. You can use. Hello, am I audible? Yeah. Thank you. वो एक बहुत ही बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत है। हाल ही में अनरिकॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। इंडियन टाइगर्स ऋतु फोगट बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हुआ? ये बिल्कुल या फिर ये कह सकते हैं कि ठीक रहने की कोशिश कर रही है पूरा दुनिया को मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और काफी मुश्किल दौर से सभी के जीवन में इसका कुछ न कुछ दौड़ रहा है। ये जानना चाहता हूँ कि जीवन में पैंडेमिक ये लॉकडाउन का क्या असर रहा हो। खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल दौर रहा है। ट्रेनिंग सेंटर सारी जिम अनुमति नहीं कि वो अपने घर से बाहर निकल पाए। के दौरान काफी खिलाड़ियों ने अपने घर में या फिर अपने ट्रेनिंग सेंटर में रहने का बंदोबस्त करके ट्रेनिंग जारी रखा। आपने इसका कैसे मुकाबला किया और कैसे अपनी ट्रेनिंग जारी रखी? चैंपियनशिप कर लिया और ये अच्छा बात है कि सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे वापस आ रहे हैं अपने फैंस के लिए। और इसी बीच आप खिलाड़ी चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि इंडियन टाइगर्स कब अपना वापसी करेंगे ओक्टागोन में। क्या आपने कोई ओपोनेंट सोच के रखा है अपने दिमाग में इसके लिए या फिर वन चैंपियनशिप की तरफ से प्रस्ताव आया है? बस वन चैंपियनशिप की बात करें तो आपका सफर काफी जबरदस्त रहा है अभी तक। आपने अपना पहला ही जीत में एक नॉकआउट हासिल किया और काफी सारे लोगों को ये तो पूरी तरह हावी हो सकता है। रेसलर होने के नाते आपको बहुत लोगों ने सोचा था कि सबमिशन अटेम्प्ट करेंगे या कुछ रेसलर में जाएगा, लेकिन आपने स्टार्टिंग का बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन किया। ये सब आपके लिए कैसा था? रेसलर कठिनाई थी झटके उनका ये चीज इस बात का साबित है राउंड अपने अपोनेंट के साथ लड़ी और आपने एक और भी बहुत खूबसूरत जीत हासिल की। उस जीत के बाद कभी तुलना को मजाक के साथ तुलना करने लगी, यहाँ तक कि कई काफी लोग आपको लेडी खबीर का भी किताब दे चुके हैं। आपका प्रतिक्रिया था उस पर? आपका नाम कहीं और चुना जा रहा है। कुछ महीने पहले आपने क्रिस एबॉट को उनके जन्मदिन पर ट्विटर पर मुबारक ट्रेनिंग में करने का प्रस्ताव रखा है। वैसे उनमें का सफर चालू हुआ है रिकॉर्ड बनाने से। वहाँ पर आपने काफी वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ ट्रेन किया है और आपने
वही सिंगापुर में जाना, सिंगापुर में रहना, वहाँ पर बड़े टीचरों के साथ ट्रेन करना, ये सफर, ये अनुभूति कैसा था? on such a big stadium without any crowd. Thank you so much. First of all, I think, I was a little bit nervous for the match. दूसरे देर के लिए खूब की जाए तो आप ऐसे में आप बड़े सुपरस्टार हैं, और आप हाल ही में वन अप्रेंटिस में भी आने वाली हैं। क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि आपके चाहने वाले, आपके फैंस आपको किस किरदार में देख सकते हैं वन अप्रेंटिस में? Raj, या she's here. I'm admitting her. Okay. ओके, Hi, Ritu. Can you hear us? Hi. हाय। Just a minute. या Yeah, you can start your live. Thank you, Ritu, for joining us. Thank you. Thank you. Yeah. नमस्कार सभी दर्शकों को, बहुत बहुत स्वागत है आज के इंटरैक्टिव सेशन में। एशियन स्पोर्ट्स के बीच आज एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्हें ना ही केवल पूरा देश बल्कि पूरा विश्व जानती है इस वक्त। वो एक बेहतरीन विश्व प्रसिद्ध रेसलर रह चुकी है और हाल ही में एक अनडिफिटेड मार्शल आर्टिस्ट भी है, द इंडियन टाइग्रेस रितु फोगट। बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी है आप? थैंक यू जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि ठीक रहने की कोशिश जारी है, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा देश इस वक्त एक काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ लॉकडाउन है, पैंडेमिक है, और जी, हम बिल्कुल। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव रहा है, कुछ ना कुछ असर रहा है इसका, कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि द इंडियन टाइग्रेस की जिंदगी में ये लॉकडाउन का क्या असर रहा है या फिर क्या बदलाव रहा है? बिल्कुल, क्योंकि एक तो दूसरी कंट्री में और जहाँ पे कोई फैमिली मेंबर नहीं, और फिर दूसरा एक ट्रेनिंग भी, एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें मैं न्यू मिक्स मार्शल आर्ट, तो ये टाइम मेरे लिए काफी मुश्किल था। कि ये क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस टाइम पे मैंने परिवार को सबसे ज्यादा मिस किया, और दूसरे देश में तो समझ ही सकते हैं कि, तो मैं यही कहूंगी कि ये टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। बिल्कुल मैम, सभी के लिए बहुत मुश्किल था और खिलाड़ियों के लिए काफी तरह से ये दौर बहुत मुश्किल था। सारे ट्रेनिंग सेंटर्स बंद थे, सारे जिम्स बंद बिल्कुल। थे, यहाँ तक कि कुछ कुछ खिलाड़ियों को उनके जिम में ही रहने का बंदोबस्त करना पड़ा और ट्रेनिंग जारी रखनी पड़ी। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना मुश्किल हो सकता है एक खिलाड़ियों के लिए। इसी वजह से आप लोग मार्शल आर्टिस्ट थे, तो जी। आपने किस तरह से इसका मुकाबला किया और आपने कैसे अपना ट्रेनिंग जारी रखा? बिल्कुल, क्योंकि मुझे मिक्स मार्शल आर्ट की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैं इसमें न्यू थी, तो मैं जो अपनी फिजिकल जो ट्रेनिंग थी, स्ट्रेंथ की, वो अपनी कंटिन्यू कर रही थी। और मैं अपने बॉक्सिंग पेंस था वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो हालांकि मुझे नहीं पता था मैं सही कर रही हूँ या नहीं, तो मैं अपनी वीडियो बनाकर कोचेस के पास भेजती थी। तो कोच ने लॉकडाउन के टाइम मेरे काफी हेल्प की। अगर कुछ रेसलिंग की होती तो मैं अपनी बहनों से डिस्कस कर सकती थी, तो ऑफ कोर्स ये न्यू गेम था, तो मुझे कोच के पास वीडियो बनाकर, तो कोच ने मेरी लॉकडाउन के टाइम काफी हेल्प की, और मेरी जो बॉक्सिंग स्किल थी वो भी काफी इम्प्रूव हुई है। लेकिन आपने अपना ट्रेनिंग बंद नहीं किया, ये काफी एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है जानने के लिए। और ये एक अच्छा बात भी है कि धीरे धीरे सब स्पोर्ट्स वापस ही कर रही है और वन चैंपियनशिप भी अपने फैंस के लिए वापस आ चुकी है। तो आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले ये जानना चाहती है कि रितु फोगट कब वापस आएंगे ऑक्टागन में?
बिल्कुल, मेरे जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी फैन्स हैं, जितने जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि अभी वो टाइम मतलब बहुत जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट मंथ में भी मेरी फाइट हो सकती है 95%। तो जल्दी सभी मुझे रिंग में फिर से दहाड़ते हुए देखेंगे। और हम लोग बहुत उत्साहित है आपको वापस देखने के लिए। तो आप क्या हम लोग को ये बता सकते हैं कि क्या आपने कोई खास ओपोनेंट चूज करके रखा है अपने नेक्स्ट फाइट के लिए, या फिर वन चैंपियनशिप की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है कि ये आपकी नई नई ओपोनेंट हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सब डिसाइड जो वन चैंपियनशिप है वही डिसाइड करती है, और मैं हर किसी के लिए रेडी हूँ कि कोई भी मेरा अपोनेंट हो उसके लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। और मैंने जो अपनी ट्रेनिंग की है मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है, और अपोनेंट कोई भी हो मैं उसके लिए रेडी हूँ। वैसे वन चैंपियनशिप का अगर हम लोग बात करें तो आपका सफर अभी तक काफी जबरदस्त रहा है वन चैंपियनशिप में। मुझे अभी भी याद है जब आप अपना डेब्यू कर रही थी, पूरी देश की नजर आप पे थी और आपने उन्हें निराश नहीं किया। जबकि सब लोगों को ये तो मालूम था कि रितु फोगट अपने ओपोनेंट पे भारी हो सकती है, लेकिन रेसलर होने के नतीजे सभी ने बहुत तरीके से ये फाइट को एनालाइज किया था और सोचा था कि शायद आप सबमिशन अटेम्प्ट करेंगी, लेकिन आपने टेक्निकल नॉकआउट हासिल किया। और ना ही सिर्फ आपने अपना रेसलिंग का जज्बा दिखाया, बल्कि आपने एक बेहतरीन स्ट्राइकिंग का भी प्रदर्शन किया। तो ये जो रेसलर से मार्शल आर्टिस्ट का सफर था, इसमें क्या क्या नए चैलेंजेस थी और आपने कैसे उनका मुकाबला किया? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था, और एक रेसलर के लिए मिक्स मार्शल आर्ट में काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि एक रेसलर के लिए वो टेक डाउन करना काफ़ी इजी है। तो मेरे फर्स्ट मैच में देखा भी होगा, मैंने उसको एक दो बार टेक डाउन करने के बाद मैं फिर से वापस खड़ी हुई, मैं अपनी जो सही पोजीशन थी उसको लेके आना चाहती थी। मुझे ये लग गया था कि हाँ मैं इसको टेक डाउन किसी भी टाइम कर सकती हूँ, तो मैं अपने बेस्ट पोजीशन लेके आना चाहती थी, और यही मैंने अपने सेकंड मैच में उसी रेसलिंग का फायदा उठाया और वही टेक डाउन करके। और अब की मैं यही सोच रही हूँ कि मिक्स मार्शल आर्ट में मेरे को ये ना जाने कि ये रेसलर सिर्फ इसको रेसलिंग आती है। तो मैं अब की बार जो मेरा नेक्स्ट मैच होगा, मैं ये चाहूंगी जो भी मेरे अपोनेंट हो तो वो भी शौक हो जाए कि हाँ रितु कुछ रेसलिंग के सिवाय भी कुछ अलग कर सकती है। आपके साथ करोड़ों चाहने वाले ये चाहते हैं कि आप अपना जो अनडिफिटेड जर्नी है उसको बरकरार रखिए, और आपकी दूसरी बेहतरीन जीत के बाद आपके कई चाहने वाले आपको खबीब नुर्मागोमेदोव के साथ तुलना करने लगे। यहाँ तक कि आपको लेडी खबीब का भी खिताब दिया गया। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उस पर? आपने कैसे रिएक्ट किया उस चीज पे? जी बिल्कुल, मुझे काफी काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं उससे काफी इंस्पायर हूँ, उसकी वीडियो देखती हूँ। और हालांकि मैं चाहती हूँ कि वो जिस लेवल पे मैं भी वैसे ही उसकी तरह। और ये नाम मेरे को काफी अच्छा लगा और काफी मोटिवेट भी करता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी इस चीज को और ऊपर तक लेकर उसको बरकरार रखूं। वैसे मैम, सिर्फ खबीब ही नहीं जिसके साथ आपका नाम जुड़ा गया हो। कुछ महीने पहले आपने क्रिस साइबॉर्ग को उनके जन्मदिन पर ट्विटर पे मुबारकबाद दी थी, और साइबॉर्ग ने अपने तरफ से आपके साथ ट्रेनिंग करने का इच्छा जगाया था। तो क्या हम लोग ये जान सकते हैं कि क्या रितु फोगट और क्रिस साइबॉर्ग ऐसा कोई तारीख या फिर ऐसा कोई जगह निर्धारित किए है जहां पे वो दोनों एक साथ ट्रेन कर सके? बिल्कुल, वो बहुत अच्छी फाइटर हैं, और मेरी उनसे मतलब बातचीत के थ्रू हम काफी फ्रेंड है, हमारी बातचीत हुई है। और मैं भी चाहूंगी कि एक बहुत अच्छी फाइटर के साथ मैं ट्रेनिंग करूँ और उससे काफी कुछ सीखने को काफी कुछ सीख के आऊं, और मैं भी उसकी तरह एक बहुत टॉप लेवल पे लेके जाऊं। और उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में हम जरूर एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। वैसे आपके कई ओपोनेंट्स ये नहीं चाह सकते, क्योंकि आप एक बेहतरीन रेसलर है और साइबॉर्ग एक बेहतरीन स्ट्राइकर है, और आप दोनों का जुगलबंदी से ना जाने क्या कितना बेनिफिट हो सकता है आपको और साइबॉर्ग को भी, क्योंकि उनको भी रेसलिंग के बारे में ऐसे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और आपको भी स्ट्राइकिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो ये जो एमएमए का सफर है, बेहिसाब आप बहुत एंजॉय कर रही है, लेकिन कब आपके दिमाग में ये आया कि अब मुझे मार्शल आर्टिस्ट बनना है, जबकि आप ऑलरेडी एक विश्व प्रसिद्ध रेसलर रह चुकी है? तो आपको कब लगा कि अब मैं मार्शल आर्ट की तरफ कदम बढ़ाऊंगी?
बिल्कुल, क्योंकि मैं ये मिक्स मार्शल आर्ट है वो यूट्यूब पे मैं काफी टाइम से देख रही थी और मुझे काफी अच्छा लगता था। पंचेज वगैरह, अपना गुस्सा भी आए तो वो निकाल सकते थे, तो अगले वाले को ये भी पता नहीं कि वो गुस्से में किया, तो वो चीज तो। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नहीं था कि इंडिया में कहाँ पे क्या कुछ है, कोई नॉलेज नहीं थी। घर में पापा रेसलर थे, और जब मेरे को इवोल ने मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटी दी तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। हालांकि 2020 ओलंपिक भी था और पूरे देशवासियों को काफी उम्मीद है कि ऋतु 2020 ओलंपिक थी, लेकिन मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी मैं उसे मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने रेसलिंग छोड़कर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट में ज्यादा था। मैं कुछ हमेशा से यही सोचती थी कि मैंने हमेशा देखा कि इस गेम में इंडिया से कोई भी क्यों नहीं है, कोई भी इस गेम में वर्ल्ड चैंपियन क्यों नहीं है। तो एक यही मेन चीज थी कि मेरे को रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में लेके आए। जैसा आपने कहा, इंडिया में पहले ऐसा कोई नहीं था जो कि ये एमएमए का झंडा गाड़ सके। ऋतु फोगट अब इंडिया के पास है, और ऋतु फोगट को देखने के बाद बहुत सारे युवक ये चाहते हैं कि वो लोग भी आगे जाके मार्शल आर्टिस्ट बने। और इस दौरान में इवॉल्व एमएमए का काफी बड़ा हाथ रहा है। इवॉल्व एमएमए दुनिया के जाने माने एमएमए सेंटर्स में से एक है, जहाँ पे काफी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रेन करते हैं। डेमेट्रियस जॉनसन उनमें से एक है, ऋतु फोगट आप उनमें से एक है। तो सिंगापुर में जाना, अपने परिवार से दूर रहना, आपने कहा है कि बहुत मुश्किल था आपके लिए, लेकिन कैसा रहा ये सफर? बाहर जाके ट्रेनिंग करना, वर्ल्ड चैंपियंस के बीच में रहना, एक अलग दुनिया में, एक अलग कंट्री में रहना, ये आपके लिए कैसा सफर था? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मैं फर्स्ट टाइम था कि जब मैं अपनी बहनों से बहुत दूर गई, फैमिली से बहुत दूर, तो स्टार्टिंग में मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरा देश, दूसरे कल्चर, लोग भी कोई जान पहचान का नहीं, खाना पीना भी बाहर से, तो वो स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन 2-3 महीने के बाद मैंने अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। और वही बोलते, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मन में बस यही था कि अगर वन चैंपियनशिप अगर कुछ अलग करना है तो कुछ मतलब कुछ अलग, लोग इतिहास वही बनाते हैं जो अलग ढंग से अलग काम करते हैं, तो वही दिमाग में था कि कुछ करना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और आपने बेझिझक इसका बहुत बेहतरीन तरीके से सामना किया है। जैसे आपने कहा, आपके सामने 2020 ओलंपिक का सफर था, फिर भी आपने मार्शल आर्ट्स को चुना, जबकि आप एक विश्व प्रसिद्ध रेसलर भी है, आपके पास फेम था, आपको सब लोग जानते थे, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि मार्शल आर्ट में कदम रखूंगा। उस वक्त आपका परिवार का क्या प्रतिक्रिया था आपके ऊपर, और उन्होंने किस तरह से आपका साथ दिया? जैसे उन्होंने रेसलिंग में भी आपका साथ दिया है, उनका क्या प्रतिक्रिया था? बिल्कुल, परिवार के सपोर्ट के बगैर तो मैं यहाँ पर नहीं आती। मैंने सबसे पहले अपनी बहनों से डिस्कस किया था, तो उन्होंने पापा से बात की थी और पापा ने मेरे को एक ही बात बोले थे, गेम चाहे कोई भी हो, अगर मेन सबसे पहली बात यही है कि अपने देश का नाम सबसे ऊपर लेके जाना। गेम चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, मिक्स मार्शल आर्ट हो, ये मैटर नहीं रखता, अपने देश का झंडा सबसे ऊपर लेके जाना है। हालांकि मुझे ये भी पता है कि इस गेम में कोई अवार्ड्स नहीं है, अर्जुन अवार्ड कोई इस गेम को कोई है, लेकिन मुझे यही है कि मतलब लोग इस नाम से जाने कि हाँ, इंडिया में भी मिक्स मार्शल आर्ट में टॉप आर्ट मार्शल आर्ट हैं। तो मैं ये नाम मैं पूरी दुनिया में दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, इंडिया में वो दम है, इंडिया से भी हैं टॉप मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। और पूरे देश को बहुत गर्व है कि आज देश में एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने अपने ऊपर से बढ़कर देश का नाम सोचा है। और अगर हम 1 मिनट के लिए भूल भी जाए आपका फाइटिंग करियर, आप उसके बावजूद भी एक काफी जाने माने हस्ती है, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है वन चैंपियनशिप के रोस्टर में अभी, इसको कोई झुटला नहीं सकता। और आप फिलहाल वन अप्रेंटिस में भी आने वाली है, काफी वर्ल्ड चैंपियंस के साथ। तो क्या आप अपने चाहने वालों को ये कह सकती है कि आपको किस किरदार में हम लोग देख सकते हैं वन अप्रेंटिस में, या फिर क्या होने वाला है वो शो? मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि ये शो काफी मजेदार होने वाला है और इसमें काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा और मतलब काफी मजेदार होने वाला है ये। आपने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाली थी जिसमें डेमेट्रियस जॉनसन वीडियो गेम खेलते हुए नजर आए और आप मड रेसलिंग करते हुए नजर आए। क्या वो एक छोटा सा झलक था वन अप्रेंटिस का? क्या वही होने वाला है, या फिर आप भी वीडियो गेम में उतरेंगी और डेमेट्रियस जॉनसन मड रेसलिंग में?
क्या आप कुछ बता सकती हैं उसके बारे में? ये सभी तो सब अभी मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता है, लेकिन यही कहूंगी कभी सीक्रेट है, जो भी होगा मतलब काफी मजेदार होगा। जरूर। और ये छात्री सिटीओडोंग जी का काफी एक अच्छा प्रयास रहा है कि खेल कूद और मनोरंजन को साथ में लाने का। और वन अप्रेंटिस की वजह से पूरी दुनिया में एमएमए, एशियन एमएमए नजर में आने वाला है। छात्री सिटीओडोंग जी के साथ काम करना, उनके साथ मिलना कैसा रहा है अभी तक? बिल्कुल, मैं मेरी चैटरी से काफी टाइम मतलब काफी बार मुलाकात हुई है। वो बहुत ही मतलब अगर ये कहूँ कि वो बहुत ही अच्छे मतलब दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है वो मतलब। और वन चैंपियनशिप में वो मतलब जो मतलब ग्राउंड लेवल के फाइटर को उठाकर उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिलना मतलब ट्रेनिंग करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो वन चैंपियनशिप पे उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहा, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। वैसे आप इससे मेरा खुद का राय भी मान सकती है, लेकिन आप में और छात्री में काफी कुछ एक है। जैसे छात्री ने एशियन एमएमए को एक नया दिशा दिया है वन चैंपियनशिप के थ्रू, आपने इंडियन एमएमए के लिए वही चीज किया है। पहले लोगों को पता नहीं था कि मार्शल आर्ट इंडिया में हो सकता है। बिल्कुल हम बिल्कुल। लेकिन आप, ऋतु फोगट ने पूरा एक नया दिशा दिया है मार्शल आर्ट को, और अभी वन चैंपियनशिप के रोस्टर में काफी सारे इंडियंस बाहर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंडियन एमएमए पूरी तरह से सही दिशा में जा रही है, या फिर अभी भी कहीं कुछ खामियां हैं जो इसको सुधारा जा सकता है? बिल्कुल मैं देख सकती हूँ कि मेरी मतलब मेरे मैथ्स के बाद लोगों में काफी इंटरेस्ट आया है, काफी यूथ जनरेशन काफी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। लोगों को पहले इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वो चीज इम्प्रूवमेंट हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ये मतलब इंडिया का टॉप गेम में आने वाला है। जरूर, हम लोग ये आशा रख सकते हैं, जबकि आप जैसे महारथी महान खिलाड़ी हम लोग के सामने, हम लोग जरूर ये आशा रख सकते हैं कि इंडियन एमएमए आने वाले समय में और भी ऊंचा बनेंगे। लेकिन इंडियन एमएमए के लिए बढ़ने के लिए परिवार का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी दंगल मूवी के बारे में, जो मूवी आपके परिवार के ऊपर बनी थी। हमने ये देखा कि महावीर सिंह फोगट जी कितने कठोर रहे अपनी बेटियों पर, लेकिन उन्होंने ना ही सिर्फ आपको कुश्ती का ज्ञान दिया, बल्कि उन्होंने हम सबको ये भी ज्ञान दिया कि एक परिवार का साथ और परिवार का विश्वास होना कि आप लड़ सकेंगी, आप जीत सकेंगी, ये कितना महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ये मैं मानूंगा कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें बदली है। आजकल अपने माता पिता अपने बच्चों को, अपने बेटी बेटियों को बोलते हैं कि आप लोग लड़िए, आप लोग फाइटिंग करियर लड़िए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो सपोर्ट, वो साथ इंडिया में या फिर विश्व के कहीं भी कोने में पूरी तरह से नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि ये सोच कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि परिवार का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है? जी बिल्कुल, एक परिवार का सपोर्ट के बिना, क्योंकि परिवार का सपोर्ट मेंटली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मेंटली स्ट्रोंग रखता है वो चीज। और बाकी चीज तो हमें खुद करनी पड़ती है, लेकिन जो एक स्ट्रोंग पॉइंट होता है वो परिवार का सपोर्ट होता है। और मेरे परिवार का सपोर्ट है कि मैं आज यहाँ सिंगापुर में हूँ और फाइट लड़ रही हूँ। तो मैं यही कहूँ, मैं ये देख रही हूँ काफी मतलब दंगल मूवी आने के बाद लोगों में काफी चेंजेस आए हैं। और मैं भी मेरा भी यही मतलब मेरा भी एम एक यही है कि मैं जितना हो सके लड़कियों के लिए मतलब एक इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि ताकि लड़कियां मेरे से इंस्पायर हो, कुछ हो और वो भी आगे बढ़े। और तो मेरे लिए उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। वैसे आपने बचपन से एक ऐसी परिवार के बीच रही है जिस परिवार ने हमेशा पूरी देश का नाम ऊंचा किया है, और सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे महारथी खिलाड़ी दिए हैं हमारे देश को। वैसे तो आप अभी इवॉल्व एमएमए के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अभी भी महावीर सिंह फोगट जी से कुछ ना कुछ टिप्स लेती है, अपनी बहनों से टिप्स लेती है। जब आपने वन चैंपियनशिप में अपना जीत हासिल की, तो सबसे पहले आपने परिवार में से किसके साथ बात किया, और क्या बात हुई आप लोग में, अगर आप बता सकते हैं तो? मेरी सबसे पहले मेरी बहन गीता से ही बात हुई थी। मैच के तुरंत बाद आने के बाद
कोच ने मेरे को फोन दिया था, तो बहन का ही कॉल पे बात की थी। उन्होंने क्या, मैं हमने तेरा मैच लाइव तो नहीं देखा, क्योंकि हम थोड़ा सा तेरे मैच से पहले हमने मैच देखा था, तो थोड़ा सा डर रहे थे, पता नहीं। तो मैच जीतने के बाद हाँ पता आप जीत गए, लास्ट के वो देखे थे। लेकिन तू काफी अच्छा लड़ी, लेकिन और भी मतलब अपनी इस जीत को बरकरार रख और अपनी प्रैक्टिस को और भी कंटिन्यू अभी आगे, मतलब जिस एम के लिए तू सबसे दूर गई है उस एम को अचीव करना है। वैसे तो दंगल में हम लोग ने देखा है कि किस तरह फोगट परिवार का प्रभाव रहा है कुश्ती में। क्या आपको नहीं लगता कि दंगल 2 भी आनी चाहिए, जिसमें ऋतु फोगट का सफर दिखाया जाए रेसलिंग से एमएमए की तरफ? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि ये पूरी तरह से एक बॉलीवुड या फिर कोई भी फिल्म मेकर का डिसीजन रहता है, लेकिन अगर कभी दंगल 2 बनी तो ऋतु फोगट किसको देखना चाहेंगे अपना किरदार निभाते हुए? मैं ये चाहूंगी कि मेरा किरदार मैं खुद ही निभाऊं। तो आप मूवीज में भी आ सकती है, क्या आप ऐसा बात बताना चाहती है अपने चाहने वाले को? बिल्कुल, अगर दंगल टू मैं अगर मेरी तो यही विश है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दंगल 2 आए। और मैं सबसे पहले जो यहाँ पे टारगेट लेके आई हूँ, जो मेरा सपना है, जो हिस्ट्री है, कि इंडिया की फर्स्ट एमएमए वर्ल्ड चैंपियन बनना। और उसके बाद अगर कोई मेरे से पूछे कि दंगल 2 में तो मैं यही चाहूंगी कि मेरा किरदार मैं खुद ही निभाऊं, क्योंकि मेरा किरदार मैं खुद ही निभा सकती हूँ। उससे बढ़कर आपका किरदार आपसे बेहतर कोई और समझ भी नहीं पाया, क्योंकि आपने बहुत सारी जंग लड़ी है अपनी जिंदगी में, जिसको बिल्कुल। आप ही समझ सकती है। परिवार से दूर रह के रहना, एक अनजान देश में रहना, और सिर्फ रहना ही नहीं, ट्रेन करना कॉम्बैट स्पोर्ट्स में और जीत हासिल करना, ये एक काफी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आपको देखने के बाद काफी सारे यंगस्टर्स ये चाहते हैं कि हम लोग भी ऋतु फोगट जैसा लड़ेंगे, मार्शल आर्टिस्ट बनेंगे। उनके लिए आपके क्या सजेशन है? क्या सबसे पहला चीज क्या होनी चाहिए ट्रेनिंग से भी पहले? मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले डिसिप्लिन, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले डिसिप्लिन सबसे बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है वो डिसिप्लिन है। क्योंकि अगर अगर आप में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कुछ लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो। तो सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी सीख दी हम लोग। ये डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे हम लोग फाइटर हो या फिर हम लोग लाइफ में कुछ भी करें। अब आपके चाहने वाले, बहुत सारे चाहने वाले आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते थे और बहुत सारे फैन क्वेश्चन है हम लोग के पास, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हम लोग कुछ गिने चुने सवाल ही आपके पाए हैं। आपके फैंस आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऋतु फोगट का सबसे पसंदीदा फाइटर कौन रहते? मेरा खबीब सबसे फेवरेट, मेरा खबीब ही है। हबीब नूरमगोमद, अब यूएफसी लाइटवेट यस, चैंपियन यस। सबसे फेवरेट है आपका। तो आप अभी एशियन एमएमए के एक जाने माने हस्ती बन चुके हैं, और इंडियन नहीं, आपने पूरी दुनिया में अपना प्रभाव डाला है सिर्फ 2 फाइट में ही। और हम लोग ये भी जानते हैं कि क्रॉस प्रमोशन फाइट उतना पॉपुलर नहीं है एमएमए में, जैसे कि फुटबॉल में होता है, लेकिन या फिर कोई भी दूसरा स्पोर्ट में होता है। एमएमए में क्रॉस प्रमोशन फाइट उतना नहीं होता है। हम लोग एक ही प्रमोशन के अंदर फाइटर्स को लड़ते हुए देख सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कभी एक मौका मिला क्रॉस प्रमोशन फाइट लड़ने का, तो वो कौन सी व्यक्ति है जिनके साथ आप लड़ना पसंद करेंगी? क्रॉस पर नहीं, समझी नहीं मैं। जैसे क्रॉस प्रमोशन फाइट्स एमएमए में काफी ज्यादा नहीं होता है। बहुत सारे लीग्स है, वन चैंपियनशिप एक माने जाने लीग है, और काफी सारे लीग्स है, लेकिन ये लोग कभी क्रॉस प्रमोशन फाइट्स ऑर्गेनाइज नहीं करते कि एक प्रमोशन दूसरा प्रमोशन के साथ मिलके दोनों प्रमोशन से एक फाइटर को, 2 फाइटर को लाना, ये उतना पॉपुलर नहीं है एमएमए में। हालांकि कुछ साल पहले, 3 साल पहले हम लोग ने मैग्रेगर और मेवेदर को ये करते हुए देखा, लेकिन फिर भी ये चीज उतना पॉपुलर नहीं रहा है। अगर आपको कभी मौका मिला है ऐसा कोई क्रॉस प्रमोशन फाइट में लड़ने का, तो आप किसके साथ लड़ना पसंद करेंगी? मैं यही कहूंगी कि कोई भी हो मेरे सामने, मैं हमेशा हर किसी के लिए हमेशा रेडी हूँ। इसी वजह से आपका को इंडियन टाइग्रेस का खिताब दिया गया है, और सब लोगों को पता चल रहा है कि इंडियन टाइग्रेस कितनी खतरनाक हो सकती है। वैसे तो रेसलिंग में आपने काफी बेहतरीन जीत हासिल की है, लेकिन रेसलिंग से जो एमएमए का सफर रहा, उसमें से आपने कहा कि काफी कठिनाई थी जिसका आपने डट के मुकाबला किया है।
तो ऐसी वो कौन सी एक चीज थी जो आपको बहुत पसंद आई एमएमए के बारे में, और एक ऐसी वो चीज जो आपको समझने में थोड़ा वक्त लगा लेकिन समय के साथ आपने उसका मुकाबला किया और हासिल किया, वो ऐसी दो चीज कौन सी है? मुझे एमएमए में सबसे जो बेस्ट लगा वो जब हम जब हम जो वॉकिंग सॉन्ग होता है, जब हम चल के रिंग में मुझे एक अलग ही जोश आता है। हालांकि मैंने इंटरनेशनल चीज बहुत लड़े हैं, लेकिन वो चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि अपनी मस्ती में पूरे जोश के साथ रिंग में एंट्री करना। आपका इंस्टाग्राम में वो फोटो अभी भी है, और अभी भी हम लोग आपके चाहने वाले वो फोटोज देखते रहे, आप एकदम अपने जोश में थी और आपके ऊपर पूरा देश का नजर था, लेकिन आप फिर भी एकदम रिलैक्स थी। आपने अपना जज्बे में, अपना स्टाइल में अपना वॉक इन किया और जाके वो बेहतरीन जीत हासिल की। वो वॉक इन के थ्रू क्या आपके ऊपर वो प्रेशर था कि मेरे ऊपर इतने सारे लोगों की नजर है, लेकिन आप फिर भी एकदम रिलैक्स थी? आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? बिल्कुल, थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है क्योंकि लोगों को काफी उम्मीद थी, और एक मेरे ऊपर भी ये था कि मैं रेसलिंग छोड़कर मिक्स मार्शल एक न्यू गेम में स्टार्ट किया है, एक न्यू जर्नी है, और लोगों को भी यही था पता नहीं ये करेगी, मेरे को भी यही था कि पता नहीं नया गेम है। लेकिन मैंने जब रिंग में एंट्री करी तो मैं उस चीज को इग्नोर कर अपना 100.10% वहां पे देती हूँ। और बेझिझक आपके प्रदर्शन में, आपके परफॉर्मेंस में वो चीज दिखी है कि आपने 2 फाइट में कैसे अपने ओपोनेंट को डोमिनेट किया और कितना बेहतरीन जीत आपने हासिल की है। तो इसी दौरान आपने दुनिया के काफी सारी जगहों पे आपने ऑलरेडी लड़ चुकी है। तो आपके कुछ चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग रितु फोगाट को कभी इंडिया में लड़ते हुए देख सकते हैं वन चैंपियनशिप के बैनर के नीचे? अगर हाँ तो कब हो सकता है वो? बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं भी यही चाहूंगी कि जो मेरे जो वर्ल्ड चैंप बेल्ट के लिए जो मेरा मैच हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इंडिया में हो, मेरे चाहने वालों के बीच हो, ताकि मुझे और भी एनर्जी आए और मैं अपने अपने ही देश में अपने चाहने वालों के साथ, अपने फैंस के साथ वो जीत हासिल करूँ, तो उसमें मजा ही दुगना है। जरूर। और आपके फैंस के लिए भी ये काफी बड़ी बात होगी कि वो आपको लाइव देख पाए और लाइव आपको बेल्ट उठाते हुए देख पाए। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए, पूरा भारत के लिए, आपके सारे चाहने वालों के लिए काफी एक स्पेशल मोमेंट होने वाला है। वैसे तो आपके काफी सारे चाहने वाले हैं एमएमए में, लेकिन उससे पहले जब आप एक रेसलर रह चुकी है, तभी आपके बहुत सारे फैंस थे और सबकी नजर आप पे थी, और आपने बहुत सारी मेडल्स जीता है अपने रेसलिंग करियर में। लेकिन वो कौन सा एक जीत था जो आप हमेशा आपके लिए स्पेशल रहेगी, और आप अभी भी उस जीत के बारे में जब सोचती है तो आपको एक अच्छा महसूस होता है, या फिर आपको आपके चेहरे में एक मुस्कुराहट आ जाती है? वो कौन सा एक खास जीत है आपके करियर में? बिल्कुल, मेरी पहले अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, क्योंकि मैंने सीनियर में जस्ट मूव किया था। सीनियर में मेरा पहला टूर्नामेंट था, और उसमें मतलब तब तक इंडिया से कोई भी मेडल नहीं लेके आया था। तो वो चीज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, एक थोड़ा प्रेशर भी था कि इसमें, तो मेरे को यही था कि मेरे को बचपन से स्टार्टिंग से कुछ अलग करने की चाह रहती है। मैं यही रहता कि इसमें नहीं है तो मुझे ये करना है, मतलब एक अलग सी। तो वही एक चीज थी, तो मुझे ये जीत कर कुछ अलग हिस्ट्री लिखनी है। तो और मैंने उसमें अपने मतलब पूरा 100.10% दिया, और उसमें मेरा स्कोर, हालांकि हमारा बराबर था, 4-4 था, लेकिन उसका लास्ट पॉइंट था, तो उसका क्वेश्चन था, इसलिए वो विन हो गई। लेकिन वो मेरे लिए काफी मतलब वही थी, या मेरे लिए, मैं उसको हमेशा याद करके मतलब अच्छा फील करती हूँ। ये आपके करियर का एक बहुत बेहतरीन जीत था जिसकी वजह से आपको इतना कुछ मिला। वैसे तो आप अभी अनडिफिटेड है, लेकिन हार जीत एमएमए का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, और काफी सारे दिग्गजों ने पहले ये कहा है कि अनडिफिटेड रिकॉर्ड होना या फिर बिना हारना, ये बड़ा मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है कि अगर आप हारते भी है तो आप कैसे उठकर आते हैं, कैसे आप अपना कमबैक करते हैं। आप अनडिफिटेड होने के बावजूद आप क्या सोचती है, क्या आपके लिए वो अनडिफिटेड रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है, या फिर अपना हार से सीखना ये आपके लिए ज्यादा मायने रखता है?
मेरे लिए मैं यही चाहती हूँ कि मैं मैच में हारूं या जीतूं, लेकिन मैं अपनी हार से भी कुछ सीख के आती हूँ, और अपनी मैं जीतती हूँ तो उसमें भी अपना मतलब उससे भी अगले से कुछ सीख के आती हूँ। तो मेरा हमेशा से यही रहा कि कुछ ना कुछ मैं मतलब कुछ ना कुछ कैच करके आती हूँ मैं मैच से, चाहे वो हारो चाहे जीतो मैं। और अपना यही है कि मैं संतुष्टि के साथ वापिस आना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं अगर ये करती तो मैं ये जीत जाती, मैं ये करती तो ये। तो मैं उस चीज को नहीं मतलब वहां पे छोड़ के आती, मैं अपना जो 100% होता है वो पूरा दे के आती हूँ, ताकि बाद में मुझे किसी चीज का ये ना रहे कि मैं ये नहीं किया। जब आप ऑक्टागन छोड़ती है या फिर रिंग या फिर अखाड़ा छोड़ती है, तब आप चाहती है कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट होकर निकलूं और कुछ नया सीख के निकलूं। यही सोच की वजह से आज आप इंडियन एमएमए को इतना ऊपर ले जा रही है। वैसे हमारे फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि वो लोग ये जानते हैं कि आप फाइटर होने के बावजूद आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, आप बहुत सारे देशों में ट्रैवल करती है, ट्रेनिंग सेशन रहता है, फाइट्स रहता है, लेकिन क्या आप मूवीज देखने का वक्त आपको मिलता है? अगर हाँ, तो आपका सबसे पसंदीदा मूवीज कौन सा है? मैंने कभी मतलब नहीं देखी, लेकिन हाँ मैंने लॉकडाउन में देखी है। मैंने नेटफ्लिक्स पे नेवर बैक डाउन, जो लाइक मिक्स मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई है मैंने, और डॉक्यूमेंट्री जो जो रोशडी की है वो भी देखी है। वैसे तो आप लोगों को बहुत सारा डाइट फॉलो करना पड़ता है और खाना पीना आपके जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी मन करे आप लोग कुछ भी खा पाती है जैसे हम लोग कर पाते हैं, और ये भी एक खुद के में एक बहुत बड़ा जंग है। और जबकि आप सिंगापुर में रह चुकी है, विश्व के इतने सारे कोनों में रह चुकी है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सिंगापुर में लड़ रही है या फिर आप सिंगापुर में घूम रही है, आपको अचानक से ऐसा लगा हो कि काश मैं इंडिया में इस वक्त होती और काश मेरे पास ये खाना मौजूद होता, और आपने उस खाने को या फिर उस याद को बहुत मिस किया हो? आपका फेवरेट खाना जो आपने बहुत मिस किया है सिंगापुर में रहते हुए? नहीं ऐसा नहीं है। मैं अभी सिंगापुर में रहते हुए भी अपना खुद घर पे अपना खाना खुद ही बनाती हूँ, जो इंडियन फूड होते हुए बनाती हूँ। हाँ, हालांकि जो घर पे माँ जो चटनी जो बनाती है वो मेरे से अभी तक नहीं, मैंने ट्राई भी की लेकिन वो अभी तक मैं नहीं बनी। तो मैं जब भी जाती हूँ इंडिया जाती हूँ तो पहले माँ को कॉल करके मेरे लिए चटनी बनाए रखना, तो वो चीज मैं मिस कर रही हूँ। वो माँ के हाथ का स्वाद वो आपको कम पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप फिर भी उसका डट के मुकाबला कर रही है, आप अकेले रह रही है, और फाइटर होने के बावजूद भी आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन होने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे आजकल के नौजवान लड़कियों से या फिर आपके सारे चाहने वाले लड़कों से कि किस तरह वो लोग ये इंडिपेंडेंट रह के, भले ही वो लोग फाइटर ना बने, लेकिन जीवन में जैसे आपने कहा डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और क्या वो लोग कर सकते हैं जिस तरह से वो लोग अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर एक अच्छा मुकाम पे पहुंच सकते हैं? यही कहूंगी कि जो अपना काम खुद ही करने में जो मजा है वो दूसरों से करवाने में बिल्कुल नहीं है। और मैं भी यहाँ पे मतलब जब घर पे जाती हूँ तो घर पे भी मैं काम करती हूँ, क्योंकि मुझे हालांकि ट्रेनिंग के बाद थक जाती हूँ तब नहीं, लेकिन मैं जब मेरे को संडे को टाइम मिलता है तो मैं पूरे घर की सफाई खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना सफाई करना सब कुछ पसंद है। और हाँ, वो चीज मैंने बचपन से भी सीखी है, और वो चीज अब यहाँ पे सिंगापुर में आके वो चीज मेरे काम भी आ रही है, तो मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा, तो वो चीज मैं खुद कर लेती हूँ। वैसे आप सिर्फ ऑक्टागन के अंदर ही एक फाइटर नहीं है, आप उसके बाहर भी एक फाइटर है, और ऐसे रोल मॉडल्स का हमारे देश में काफी जरूरत है। वैसे तो वक्त की पाबंदी है, वरना आपसे और भी कुछ सवाल करते। बहुत बहुत धन्यवाद रितु फोगाट, आपने इतनी महत्वपूर्ण समय निकाल के एसेंशियल स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए, अपने फाइटिंग करियर के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ शेयर करने के लिए, जो कि सिर्फ ना ही मुझे ना ही सिर्फ दर्शकों को बल्कि पूरे देशवासियों को इंस्पायर करेगा, और वो लोग को ये महसूस करवाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है जिंदगी का जंग में जीतना और कितना इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन में रहना। अगर आप फाइनली हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी तो? सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है वो इसी तरह मेरे ऐसे ही बरकरार रखना, और मैं ऐसे ही हार्ड वर्क करके देश का नाम तो एक सुनहरे अक्षरों में पूरे वर्ल्ड में जरूर लिखूंगी। और बस आप अपनी दुआएं और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें।
जरूर देशवासियों का दुआ है, देशवासियों का प्यार आपके साथ हमेशा रहेंगी। वो लोग हमेशा चाहेंगे कि आप एक वर्ल्ड चैंपियन बहुत जल्दी बने और बहुत जल्दी अपना कमबैक करें वन चैंपियनशिप में। बहुत बहुत धन्यवाद रितु फोगट, फिर से एक बार एशियन सिली स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए और थैंक अपना यू, कीमती वक्त हम लोग के साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।